तो चलिए भाई, आज हम लोग इस सीरीज का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो वो जाकर देख लेंगे। मैं उनका लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि पहला कोई वस्तु इसका क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। अगर उसको 50% से बढ़ा दिया कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा ना भाई। 100 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने माना, उसको 50% से बढ़ा दिया तो 150 रुपया हो गया। अब 150 पे 20% का छूट दिया जाता है तो कितना हो जाएगा इसका 20%, 20/100, ये कटेगा 2 और ये कटेगा 3 मरते, ये कटेगा 10, 10 दिया 30, मतलब इसको 30, 150 पे 30 रुपया के छूट दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया हो जाएगा ना। अगर मार्क्स प्राइस जो है ये अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य पर अगर हम छूट देंगे तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस एसपी। तो एसपी 120 आया और इसका सीपी कितना माने हम 100, तो लाभ कितना हो रहा है 20 रुपये का, कितना पर तो 100 पर। तो 100 पर जो लाभ होता है वही होता है, कितना परसेंटेज होता है, तो यहाँ पर 20 आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 28 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या करें। पहले है कि जैसे आप लोग बनाते होइएगा उस हिसाब से देख लेते हैं हम कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, दिया हुआ यहाँ पर 32, 5 संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ ना भाई। यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत है 32 और एक संख्या को हटा दिया जाता है, 4 संख्याओं का 28। तो अगर 5 संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुने 5, ये हो जाएगा कितना 160 और 4 संख्या का योग 28 गुने 4 कितना हो जाएगा 30 को 120 में से 8 गए तो 112, 112। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना, अंतर 48, तो 48 हो जाएगा चौथी संख्या। इसको एक तरीक़ा से ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये तो हो गया सिंपल मेथड। दूसरा मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जो मतलब अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो लंबे क्वेश्चन आएगा, जो लेंदी क्वेश्चन आएगा उसको मतलब सोल्व करने में, ठीक है। तो मान लीजिए कि 5 का मान लीजिए 5 का एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है 32, ठीक है, और 4 का एवरेज दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो एक संख्या निकाली गई है, अगर वो भी संख्या 32 ही निकाली जाती है, मतलब कि अगर ऐसे समझिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए, दूसरे कलर से देख लेते हैं एक बार कि अगर यहाँ 5 5 5 5 4 संख्या, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूँगा इसका एवरेज कितना होगा तो आप बोलेंगे 5, एवरेज 5 ही होगा ना भाई, कि अगर सबको ऐड करके 4 से भाग देंगे, अगर 5 5 10 5 15 5 20 हुआ, तो 20 को अगर 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा एवरेज। अगर मान लीजिए कोई संख्या यहाँ से निकाल दिया गया है, मान लीजिए इस 5 को हम निकाल लिए कहीं से, तो ये 3 संख्या बचा, अगर 3 संख्या का एवरेज हम पूछेंगे कितना होगा तो आप बोलेंगे 5। क्यों, क्योंकि जो निकाला गया संख्या वो एवरेज के बराबर निकाला गया था। अगर एवरेज के बराबर कोई संख्या निकाला या जोड़ा जाता है तो उसके एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आ गया आपको। तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ मान लिया कि और कोई जो संख्या निकाला गया है वो अगर 32 ही निकाला गया होता तो इसके एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई जो संख्या निकाला गया है वो 32 से अधिक निकाला गया है, इसलिए इसका एवरेज जो है कम हो गया। तो 32 से कितना अधिक निकाला गया है, तो 32 निकाला ही गया है, लेकिन उसमें कुछ और अधिक करके निकाला गया है। तो कितना अधिक निकाला गया, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि 4 संख्या पर कितना अंतर आया है इसके एवरेज पे। तो एक संख्या पर अंतर आ रहा है 4 का, आ रहा है भाई, पहले 32 था और कितना हो जाएगा 28, तो एक संख्या पर 4 का एवरेज आ रहा है, तो 4 संख्या पर 16 का अंतर आएगा। एक संख्या पर 4 का अंतर आ रहा था, तो 4 संख्या पर कितना अंतर हो जाएगा 16, तो ये 16 जो है इसमें जुड़ जाएगा। क्यों, अगर 16 अधिक निकाला गया यहाँ पे, अगर यही 16 अगर कम निकाला गया होता तो ये इसका एवरेज 32 रह जाता, लेकिन यहाँ पर 16 ही अधिक निकाला गया है, जो पाँचवीं संख्या जो निकाली गई है तो वो 16 अधिक निकाला गया, इसलिए इसका एवरेज कम गया है। तो ये हो जाएगा 32 और 16 48 हो जाएगा पाँचवीं संख्या जो निकाली गई संख्या 100, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। एक बार समझ जाएंगे इस मेथड को तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो लेंदी क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ है नहीं।
तो आप इसको क्या करेंगे, पहले 32 से पहले जितनी बड़ा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो पता ही होगा ना, जो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो संख्या खुद और एक एक, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 17 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा, प्लस इसके बाद हो जाएगा आप कितना 29 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा। ये सारी संख्या है जो 32 से पहले ये, और ये अभाज्य संख्या है। इस सबको ऐड कर लेंगे और इसका जो कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, इसे खाली जोड़ करना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का क्रय मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू को 15 पेन खरीदना है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 नोटबुक और 6 पेन का जो मूल्य है वो 3000 रुपया है, और 3000 रुपया ही एक और चीज़ का मूल्य है जो इसमें एक नोटबुक और 12 पेन आ रहा है, ठीक है। तो 3 नोटबुक और 6 पेन का जितना मूल्य होगा उतना एक नोटबुक और 12 पेन का मूल्य होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये कहता है कि 15 पेन खरीदने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो 3 नोटबुक को एन से लिखते हैं और होता है प्लस 6 पेन को पी से लिखते हैं, ठीक है। इसका जितना क्रय मूल्य है वो एक नोटबुक प्लस 12 पेन के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे। अब इससे इसका एवरेज निकाल लेंगे। कैसे एवरेज निकालेंगे कि मान ली ई एन इस तरफ आएगा, इस तरफ कितना हो जाएगा 2n बराबर आई पी इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6p। तो n रेशियो p बराबर कितना हो जाएगा 3:1। इसको काट देंगे तो 2 दिया 6, ठीक। तो 3:1 होगा। तो अगर नोटबुक का कीमत 3 है तो पेन का कीमत 1, तो 3 के और 1 के मान सकते हैं, हम मान सकते हैं ना। चलिए दूसरे पेन से देख लेते थोड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3, इसको फिर से एलिब्रेट करते हैं इसको, ठीक है। तो 3 और n का वैल्यू कितना निकला है 3, तो 3 3 9n 9 के प्लस और p कितना 6, और 6p का वैल्यू कितना निकला 1 के, तो 6 के, तो 9 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 के, सॉरी ये हो जाएगा 15 के। तो 15 के का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 3000 रुपया, इसका वैल्यू है 3000 रुपया। 15 दूना 30, तो के का वैल्यू कितना निकला 200 रुपया। लेकिन इसको ख़रीदना कितना 12 पेन खरीदना है, सॉरी 15 पेन खरीदना है। तो पी पेन से हम पेन को किसी डिनोट किए हैं पी से, तो पी का वैल्यू कितना है के, तो यहाँ के का वैल्यू कितना निकला 200 निकला ना यहाँ पे 200। तो 15 और गुने 200, अगर 15 पेन खरीदना 15 पी, और पी के वैल्यू निकला है के, और के का वैल्यू कितना है 200। तो 15 गुने 200 बराबर 3000 रुपया। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। इसमें देखना है कि विद्यार्थियों की संख्या निकालना है जिसको इतना 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी उस विद्यार्थियों के बीच वितरित करना है, लेकिन सबको समान संख्या मिलना चाहिए ना भाई कि वो अधिकतम संख्या निकालना विद्यार्थियों की। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अधिकतम संख्या निकालना है तो हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कैसे लेंगे, तो भाग विधि द्वारा 1003 और 2703, इसको अगर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 2006, घटेगा तो कितना आएगा आ जाएगा ये 3 हो गया तो 600 में 3 93, सॉरी 97 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 1003, आ जाएगा 1003 को फिर से भाग देंगे तो कट जाएगा 197
और हो जाएगा 3 0 10 मतलब कटेगा तो 970 30 बच जाएगा। फिर से इसको भाग देंगे, हमसे कहीं गलती हो गया थोड़ी। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ था 1003, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लगता हो गया। फिर से देखते हैं कहाँ हुआ। 2703, ठीक है। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2006। इसे घट रहा है कितना हो जाएगा 6 9 और 7 697। फिर 1003 में इसको भाग देंगे। SCF जानते हैं ना कैसे निकलता है, ठीक है। तो 1 6 9 सॉरी 6 9 7 होगा, 6 9 7। इसमें घट जाएगा कितना 306 और 6 9 7। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 612। ये कितना निकलेगा 85। यहाँ से फिर आगे कर दे इधर से, ठीक है, इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 85 में भाग देना 306 को, 306 को देना भाग, तो हो जाएगा 8 3 24 और 5 3 15 25। कितना हो जाएगा 2 से 55, 1 हो जाएगा और हो जाएगा ये 5। 51 को फिर देना है 85 से, इधर एक मतलब कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34। फिर से भाग देंगे 51 में तो एक मतलब कट जाएगा, ये हो जाएगा 17। अब फिर से 34 में भाग देंगे तो 17 दूना 34। तो जो ये 34 निकल कर आया है ये हमारा SCF हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है कि जो लास्ट डिविडेंड जो लास्ट भाजक होता है वही होता है SCF। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको एक और तरीक़ा से कर सकते हैं लेकिन ये तरीका यहाँ पर लंबा हो जाएगा। चलिए तो अगला वीडियो में अभी आगे अगर कोई आता है ऐसे लेक्चर या ऐसा मतलब ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें एक नए टाइप का मैं जिक्र कर दूंगा और आप उसको ईजी से कर पाएंगे। मतलब टाइप ये है कि अगर किसी संख्या का SCF अगर हम निकाल रहे हैं तो SCF दोनों संख्या का अंतर हो सकता है या अंतर का कोई फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में इस पर बात कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना, ठीक है। तो चाल क्या होता है दूरी बटा समय। तो पहली रेलगाड़ी की जो दूरी लंबाई है 384 मीटर है और 12 सेकंड में पार कर सकती है। अगर कोई रेल अपने बिजली के खंभा को पार कर रहा है तो मतलब वो अपने लंबाई को पार कर रहा है ना। कोई रेल अगर एक बिजली के खंभा को पार कर रहा है तो मतलब उसके अपने पूरी लंबाई को पार कर रहा है। तो उसका स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका लंबाई बटे सेकंड समय, तो L बटे S। तो L कितना है 384, S कितना हो जाएगा 12। तो 12 तिहाई 36 और 2 बाद में 24। जो पहला रेलगाड़ी है 1 का 4 हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बोल रहा है कि समान लंबाई की जो रेलगाड़ी है उसके विपरीत दिशा में आ रही है उसको भी 12 सेकंड में पार कर लेता है। अगर समान लंबाई है तो इसका 384 मीटर है तो उसका भी 384 मीटर। तो 2 गुने 384 मीटर। लेकिन पार कितने देर में कर लेता है 12 सेकंड में ही। क्यों? क्योंकि अगर विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल होती है जुड़ जाती है। तो A की चाल और प्लस B की चाल हो जाएगा। तो 2 छक 12 इसे कटेंगे तो ही हो जाएगा ना 64 कट जाएगा। तो A के वैल्यू यहाँ पे 32 निकाले हुए हम, तो इसका वैल्यू 32 है तो B का कितना हो जाएगा, B का भी हो जाएगा 64 में से 32 हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा 32, ठीक है। देखते रहिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो 6 पेन का CP ऑफ 6 पेन का और होता है SP कितना है वह 5 पेन का, सॉरी बराबर नहीं होगा 5 पेन का SP है। तो अगर CP और SP और CP का रेशियो निकालेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो CP 5 है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 गुने 100 तो हो जाएगा 20%, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये।
अगला क्वेश्चन है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए तो बेलन जानते हो, ये ऐसे होता है बेलन, ये होगा आपका बेलन। ये यहाँ से जो निकला इसको आर बोलते हैं, और ये जो पूरा है वो एच है। ठीक है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। फार्मूला आपको याद होगा। यहीं पर अगर संपूर्ण पृष्ठ का बात करें 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर आयतन बात कर ले तो पाई आर स्क्वायर एच। ये सब कुछ फार्मूला होता है, आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो अभी हमको निकालना क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7। आर कितना दिया हुआ 70 सेंटीमीटर, और एच कितना है 14 सेंटीमीटर। हो गया, 7 से कट जाएगा 10 मरते, 22 दूना 44, तो हो जाएगा 44 गुने 14 गुने 10। 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, 14 चौके 56, 56 5 61, और एक जीरो बैठ जाएगा तो 61 और 60, इसका हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4, तो 4 के वस्तु पर 1 का फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब जो एसपी हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना भाई। मगर 4 के इसका सीपी 4 है और उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो सीपी 5 हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6875, तो हमको सीपी निकालना, ये हो जाएगा सीपी। ठीक है, 4 तो निकालेंगे 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और 3 बचेगा 3 और 7 तो 5 7 35, और 2 और 5 5 5 25, तो ये 1 का वैल्यू निकला। ठीक है, तो हमको निकालना कितना है 4 का, तो गुने 4 हो जाएगा किस में इसमें, तो हो जाएगा कितना 0 0 हो जाएगा 5 और 5, इसको गुना करेंगे 4 से, तो ठीक है इसको ये निकल जाएगा हमारा 5500, क्या निकला सीपी निकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी धनराशि को पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक दर क्या है। मान लीजिए कि बता रहा है कि कोई धनराशि दिया गया ब्याज पे, साधारण ब्याज पे। अगर आप 5 धनराशि देते हैं मगर मूलधन आपका 5 है, तो कुछ वर्ष मतलब 5 वर्षों बाद आपका 2 उसको ब्याज मिल रहा है, तो वो ब्याज का रेट बताना है, ब्याज का दर बताना है मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर पी अगर हम उसको 5 मानते हैं, पी को 5 मान लिए, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा ऐसा ही 2। ऐसा ही बराबर क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। ऐसा होता है PRT, पिछला वीडियो में देखे थे हम लोग बटे 100। ऐसा यहाँ पर दिया हुआ कितना 2, और P कितना है 5, और R निकालना है, और T दिया हुआ है 5 बटे 100 हो जाएगा ना। 5 गुने 5 तो 25, और 25 चौका 100, तो R कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आके गुना होगा तो हो जाएगा 8, तो 8% हो जाएगा R। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसको हम अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं 1/10 के स्क्वायर और 1/100 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, नीचे में जाएगा 100, 1/100 प्लस 1/10,000। इसको करेंगे क्या हो जाएगा ये 0.01 प्लस इसको करेंगे तो 0.0001, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0101, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैलकुलेशन बेस्ड था, इसमें कुछ है नहीं दिमाग लगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का रेशियो क्या होगा। तो x का 45%, x का 45/100 और y का 15%, तो 15/100 हो जाएगा। इस 100 गया 15
3 45 हो जाएगा। तो x/y निकालना की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये तीन नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों को जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा हो तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि मेन पावर इंटू डे बटे वर्क M1 D1 W1 बराबर M2 D2 और W2। पढ़ा है कि नहीं? वर्क एंड वेजेज का ये क्वेश्चन है। तो मेन इंटू डे बटे वर्क हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, M2 दूसरा मेन हो गया, और दूसरा सिलेंडर में जो मेन को जितना काम करने में समय लगा उसका D2 और इसका जो काम है W2। ठीक है, तो हम इस पर दिखाते हैं। तो कितना 72 जिल्द 72 आदमी जो जिल्द लगाता है, तो 72 आदमी 10 दिन तक काम किया, 22 दिन तक काम किया तो 720 पुस्तक में जिल्द लगा पाया। वही 12 दिन तक काम किया, मान लीजिए M2 व्यक्ति काम किया और 660 पुस्तक में जिल्द लगाना है। इसको काटेंगे तो 10 से कट जाएगा पूरा, ये 10 से ई कट जाएगा 0, और इसको काटेंगे 6 दूना 12 और 11 छक 66 हो जाएगा। इस 2 को इधर काटेंगे तो 11 मरतबा कट जाएगा। तो M2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? M2 का वैल्यू ई 11 नीचे का जो 11 होगा ऊपर जाकर गुना करेगा तो हो जाएगा M2 बराबर 121, 11 गुना 11। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग पहले देखे हैं, जो 5-6 नंबर पर क्वेश्चन आया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि अगर उसको 50% अधिक कर दिया जाता फिर उसको 20% छूट दिया जाता, ऐसा क्वेश्चन था ना, हम लोग पीछे देखे ना भाई। ठीक है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर उसके वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक होता है, बता रहा है ना, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक होता है, तो और उसके बाद उस पर 20% का छूट दिया जाता तो उसका कितना प्रॉफिट होगा, सो बताना है। तो मान लें मैंने 100 CP माना 100, और CP को 60% बढ़ाया जाता है, मतलब अगर प्लस इसमें 60 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना? ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो 160 का 20% कितना हो जाएगा? 20/100, ये कट जाएगा 16 दूना 32, तो 32 हो जाएगा इसका 20%। तो 32 को छूट दी गई तो -32, तो जो अंकित मूल्य है उस पर अगर छूट देंगे तो क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। तो 160 में से 32 घटाया जाए कितना हो जाएगा? 128। तो 128 क्या निकला इसका? 128 निकला सेलिंग प्राइस SP, और CP कितना है? 100, तो 100 पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 28 रुपये का, तो 28% हो जाएगा। जो 100 पे होता है जो प्रॉफिट वो वही परसेंट कहलाता है। तो 100 पे 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 28% यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो सेम टाइप पे आया हुआ, इसी लेक्चर में हम किए हैं। पहले क्वेश्चन 5-6 नंबर पे था शायद। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, कल का इजी क्वेश्चन था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा? बोला कोई संख्या है उसका 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लिया कोई संख्या, मान लिया x का 20% तो 20/100, इसका 25% तो इसे 25/100 की वैल्यू कितनी दिया हुआ? 250 है। इससे काट देंगे हम 20×5 25 से 10 मरतबे कट गया। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 500 नीचे हो जाएगा, 500 ही 10 से गुना होगा तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगा? यहाँ से 5000 निकल जाएगा ना। और x का 35% निकालना है तो 5000 का
35%, 35/100। तो ई 0 से 2 जीरो ख़त्म। 35 पंचे कितना हो जाएगा, 5 25, 5 15 और 1 15 और 2 17, 1750 हो जाएगा इसका 35%। और 1750 इसका आंसर भी है, तो इसका 35% निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 900 रुपये पर 80% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें बता रहा है कि कोई धनराशि जिसका वैल्यू कितना है, 9,000 रुपया है, 80% प्रत्येक ईयर ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब कि 6 महीने पे ही ब्याज लगेगा। तो हमको 12 महीने का ब्याज निकालना है। अगर 12 महीने का ब्याज जो दिया हुआ है कितना, 80% के हिसाब से दिया हुआ ना भाई 80%, तो हम 6 महीना का निकालना चाहते कितना हो जाएगा, 40%। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है ना भाई। अगर 40% का 2 कंसेक्यूटिव ब्याज अगर निकाल लें हम, तो क्या हो जाएगा, इसे A% और B% का 2 कंसेक्यूटिव ब्याज निकालते हैं तो कितना होता है, A + B + AB/100 होता है। ऐसे ही 6 महीना का हम 2 ब्याज निकालेंगे, कंसेक्यूटिव ब्याज निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, 40% + 40% + 40 × 40/100, तो कितना हो जाएगा, 96%। तो 96% ब्याज होगा कितना, 12 महीने का। जो मूलधन कितना है, 9,000 रुपये, तो 9,000 × 96/100, तो ई दुगो से जो ई दुगो खत्म हो जाएगा। तो 0 के 0, 9 54 के 4, हाथ में 5, 9 में 81 या 5 86, तो 8640 जो हो जाएगा इसका 2 महीने का CI हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगह PQR के बीच 8400 रुपये 2/3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि ये जो दिया हुआ वो फ्रैक्शन में दिया हुआ, भिन्न में दिया हुआ, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सरल अनुपात में बदल देंगे। सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 3 से गुना कर देंगे सबको, रेशियो को। रेशियो में किसी संख्या से गुना करना, भाग करना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 से सबसे पहले हम इसमें गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 9:1 हो जाएगा। अगर गुना करते हैं 3 से, तो 2/3 में 3 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 1/3 में 3 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। 9 2 11 1 12, टोटल कितना निकलेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। PQR का टोटल रेवेन्यू का वैल्यू हो जाएगा 12 रेशियो में, लेकिन जो 12 का वैल्यू दिया है कितना दिया हुआ, 8400 रुपया। तो हमको R का वैल्यू निकालना है, तो 12 7 84 700। R का कितना है प्रॉफिट, PQR, ये हो जाएगा P, ये हो Q और R। तो R का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 700, तो ये हो जाएगा 700। रेशियो का एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, अगर देखा जाए तो गोले के जो आयतन, मतलब आयतन निकालना होता है, कौन फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग, 4/3 πr³। लेकिन देखिए, अगर R1 लिख रखते हैं और अगर वृद्धि के बाद रखते हैं 4/3 πr², क्यों रखें, मान लीजिए कि ये वृद्धि से पहले और ये वृद्धि के बाद है, लेकिन अगर रेशियो हम निकालेंगे दोनों का, तो ये 4/3 पाई कट जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ R1³ और R2³ का ध्यान रखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि यहाँ पे स्पेस बचेगा, थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि त्रिज्या को 50% से वृद्धि किया जाता है, तो उसमें आयतन में कितना वृद्धि होगा। मान लीजिए पहले त्रिज्या 100 थी, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 50 दूना 100 और 50 दिया 150। ये R1 हुआ, ये हो गया R1 और ये होगा R2। जो आयतन निकलेगा किसका, क्या करने पर निकलेगा इसका, हम लोग देखें थोड़ा सा पहले, ये R1 के क्यू और रेशियो R2 के क्यू।
तो R1 का क्यू कितना, 2 का क्यू निकालेंगे तो 8 और 3 का क्यू निकालेंगे तो 27। कितना वृद्धि हुआ, तो 8 पे 19 का वृद्धि हो रहा है ना भाई। तो 19 का वृद्धि हो रहा है 8 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, गुना 100 तो 1900, 19 दूना 8 दूना 16, कितना होगा 3 और 0, 8 3 24, 6 0, 8 से 56, 4 तो 1 दशमलव लगा दिए तो 4 होगा 0, 8 पंचे 40, 237.5% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब इसका वृद्धि हो जाएगा इसके आयतन में, अगर डेटा को अगर 50% से वृद्धि किया जाता है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 40 है, तो उत्तर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एक कंसेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसे मान लीजिए कि दो संख्या ए और बी है, तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं भी पढ़े तो लिख लीजिए इसको। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी पर रखेंगे, पहले संख्या ए मानते, दूसरा संख्या बी। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ, 720 बराबर इसका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 4, तो ये एलसीएम यहाँ पर लिखते हैं और गुणे 4 से काटेंगे तो 18, मतलब 18 चौक 72, 180। तो एलसीएम जो निकलेगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकती है। रेवती के साथ काम करते हुए वह 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितना दिन समय लगेगा। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक सोनपिल है, ऐसे इसको सूचित करते हैं, और दूसरा है रेवती। ठीक है, दूसरा है रेवती। तो बोल रही है कि अगर स्वप्निल 16 दिन में, इस स्वप्निल जो है वो 16 दिन में अकेले सोफ़ा बना लेता है, लेकिन अगर वो रेवती के साथ मिल जाता है, मतलब स्वप्निल और रेवती दोनों मिल के काम करता है, तो 128/17 दिन में पूरा सोफ़ा बन के तैयार हो जाता है। तब पूछ रहा है कि अगर रेवती अकेले काम करेगी तो उस काम को, सोफ़ा बनाने का जो काम है उसको कितना दिन में पूरा कर लेगी। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो मेथड होता है इसका एलसीएम लेंगे 16 128 का, तो यहाँ 128 आ जाएगा। 16 7 128 और 17 अगर 128, अगर यहाँ पे 128 है तो इसका जो कार्य दिन है इससे इसमें भाग दिया जाता है। तो 128 को 128/17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 128 कर जाएगा, 17 जाएगा ऊपर, तो इसका कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 17। तो इसका कार्य क्षमता आया 7 और इसका कार्य क्षमता आया 17। तो कब कार्य क्षमता 17 आया है कि जब स्वप्निल और रेवती दोनों मिल के साथ में काम कर रहा था। तो अगर अकेले स्वप्निल काम करती है तो उसको, इसका जो क्षमता है वो 7 है, लेकिन जब दोनों मिल के काम करती है तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 17। तो इसका अगर क्षमता 7 है तो रेवती की क्षमता कितना हो जाएगा, 10, और टोटल काम कितना है, 128। तो अगर ये रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 128/10। पता नहीं 9 कैसे दे दिया आंसर में, लेकिन मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए। वैसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128/17 दिनों में पूरा कर लेती है। तो रेवती 16 8 128 होता ना, 16 7 मैंने लिख दिया, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, इसको फिर से सुधार लेते थोड़ा सा। इसको यहाँ पे थोड़ा गलती क्या हो गया कि हम यहाँ पे 8 होना चाहिए था, मैंने 7 लिख दिया। 16 8 128 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों मिला के 17 आ रहा है तो ये दोनों मिला के अगर 17 आ रहा है स्वप्निल और रेवती को मिला के, और इस स्वप्निल का एफिशिएंसी या क्षमता 8 है तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर इसका क्षमता अगर 9 है
तो 128 वो काम है पूरा, 128 काम, 128 काम को 128 बटा 9 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, मैंने 7 लिख दिया था। तो आई होप को आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे, और कोई सलाह सुझाव होगा तो आप बताएंगे। ठीक है, और एक नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी आदमी है जिसको मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन में, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज ताकि मैं आपके जो डाउट हो उसको सॉल्व कर सकूँ। मैं आपका डाउट का या किसी दिन लेक्चर में ही ले लूँगा, या मतलब आपको पर्सनल डाउट अगर लगेगा कि अच्छा डाउट है तो मैं लेक्चर में ले लूँगा, अगर नॉर्मल डाउट रहेगा तो मैं इसको व्हाट्सएप पे ही सॉल्व करके भेज दूँगा। एक नंबर है, लिखिए 9472434127। भाई ये नंबर है, भाई ये नंबर मेरा है, लेकिन इस पर कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब बनाने में दिक्कत होती है, या बनाते हैं या मॉक में कोई क्वेश्चन आया जो आपसे नहीं हो पा रहा, तो इसको हम सॉल्व करके भेज देंगे आपको, या ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको क्लास में भी ले लेंगे। तो चलिए, एक सुविधा है मेरी तरफ से कि अगर कोई बच्चे हैं, कितने बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कहीं से, लेकिन उनको डाउट मतलब सोल्व नहीं हो पाता है, तो आप मुझे भेज सकते हो। और आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर कोई सलाह सुझाव हो तो पहले मैं बोल दिया कि कुछ हो लिखना हो तो कमेंट में लिख सकते हो, अच्छा लगा वो भी बताइएगा, और लाइक भी करना हो तो कर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह। ठीक है, चलिए रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।